अब ये वाला जो सवाल है ना, ये 3 डाइसेस रोल की हैं, सम 9 आना चाहिए, इसके ऊपर अब हम बात करने लगे। जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां से मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करूंगा, आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशंस हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी इस चैप्टर में क्यों ज़रूरत है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। हम कहते हैं जी कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि 3 डाइसेस आर रोल्ड। ये चले, इसको हम लोग चेंज करते हैं, हम बात करते हैं 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, और आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 2 हेड्स आ जाएं और 3 टेल्स आ जाएं। सही है जनाब, हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं 2 हेड आ जाएं और फिर रिमेनिंग जो है वो टेल आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तो हेड होगा या टेल होगा। अब हम लोग इसकी बात करें, हम लोग कहते हैं जी एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, एक्शन नंबर 3, एक्शन नंबर 4 एंड एक्शन नंबर 5। हमें 2 हेड चाहिए और बाकी में टेल चाहिए। हम बात करते हैं कि जी पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड, हेड, टेल, टेल, टेल। यहाँ पॉसिबल आउटकम हो सकता है हेड, टेल, हेड, टेल, टेल। यहाँ हो जाएगा जी हेड, टेल, टेल, हेड, हेड। ओके, यहाँ हो जाएगा जी हेड, टेल, टेल, सॉरी ये आपके पास आएगा टेल, हेड। ओके, अब आ जाएगा जी पहले टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, राइट। और इस तरीके से आप इसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स बनाते चले जाएंगे। तो ये वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनकी आपने बस ये है कि ज़हन में बना के प्रोबेबिलिटी बना लेनी है और फिर उसके बाद आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। अब अगर हम वेज की बात करें, जो सक्सेस सिनेरियोज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये कितने वेज हैं, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है, ये चौथा तरीका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 5th एंड 6th। पहले एक सिंगल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/6, सॉरी 1/2, 1/2, 1/2। टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इस तरीके से बनेगी 1/32, राइट। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/32। हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते जाएंगे तो 1/32 ही बनेगी, राइट। हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक डिफरेंट सक्सेस सिनेरियो की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/32 ही बन रही होगी। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वेज कितने बनने हैं, गौर से सुनिएगा, अगर मुझे पता चल जाए कि ये वेज कितने बनने हैं, मैं उतने 1/32 आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 5 में से 2 हेड आने के कितने पॉसिबल वेज हैं, तो मैं उतने 1/32 आपस में ऐड करके अपना आंसर निकाल लूंगा, राइट। तो ये जो वेज फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से पता चल जाता है। ठीक है जी, हम लोग कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि वेज कितने हैं और उतनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम लोग ज्यादा बड़ी एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो काम मुश्किल होता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। तो ये जो लंबा काम है इसको फिर कवर करने का कोई तरीका तो होगा। तो यहां पे हमने ये देखा कि हर पॉसिबल वे की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, राइट। प्रोबेबिलिटी सेम होती है। कॉइन के केस में, डाइसेस के केस में या सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में प्रोबेबिलिटी हर पॉसिबल आउटकम की सेम होती है। तो अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि एक पॉसिबल आउटकम जो है, एक सक्सेस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर 1, और ये पता चल जाए कि टोटल कितने हैं, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हम लोग इतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं, गायब हो गया जी, 5C2।
तो जरा बताएं 5C2 का आंसर क्या आता है? जी जाग रहे हैं? 10। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर टोटल 10 पॉसिबल वेज, और हर पॉसिबल वे की जो प्रोबेबिलिटी है 1/32 है। तो 1/32 प्लस 1/32 1/32 हम लोगों ने करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 10 इंटू 1/32 दैट विल बी 10/32। 10/32 इज द प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। 10/32 इज द प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। 5C2 का मतलब 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 में से 2 हेड के कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या चले 5 में से 3 हेड्स के कॉम्बिनेशन क्या आ सकते हैं। 5C2 भी कर सकते हैं इसको, 5C3 भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। देखें जरा 5C3 का आंसर आता है 10, 5C3 भी 10 आंसर आता है, क्योंकि मतलब एक ही चीज है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो 5C2 या 5C3 सेम ही आंसर आ रहा होता। तो जनाब इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि यार अगर हमें पता चल जाए टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 5C3 होना चाहिए, टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं हेड आने के, और एक स्पेसिफिक वे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जितने भी डिफरेंट पॉसिबल वेज है 10 वेज आ गए, हर वे को हमने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी के साथ, उस एक सिंगल वे की प्रोबेबिलिटी, तो डेट वाज 10/32। ठीक है जी। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं, और यही फॉर्मूला जो है, अगर हम इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला। ठीक है जी। बाइनोमियल ये कहती है कि अगर आपके पास एक आउटकम है और उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और उसकी सिंगल प्रोबेबिलिटी जो है, सिंगल एक्सपेरिमेंट में उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज आल्सो 0.5, क्योंकि वो 1 - p के इक्वल होती है, और आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, n इज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आपने 5 टाइम डाइस रोल किया है, और x इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n, तो आपका जो x है दैट विल बी इक्वल टू 2, तो आप उसे करते हैं NCX p पावर x q पावर n माइनस x। दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग कहते हैं जी कि n है जी 5C2, अच्छा 2 नहीं 3 टाइम्स आपको हेड चाहिए, नहीं सॉरी 2 टाइम ही चाहिए, NC2, p is the probability of success 0.5 raised to power 2 and 0.5 raised to power 3, तो you will get the same answer 10/32। तो जनाब ये जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट करना सीखा है कि बाइनोमियल फॉर्मूला इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसे हम एंड लॉ कहते हैं। तो वो जो एंड लॉ आपने बार बार लगाना है, उसकी जगह पे आप एक ही दफा ये कैलकुलेशन कर लें बाइनोमियल वाली, तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट? ओके। अब बाइनोमियल के फार्मूले में हम लोगों ने देखा था वही वाली बात जो हम लोग उधर भी देख रहे थे कि डिफरेंट सक्सेस, हमने कहा था कि एंड लॉ के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो होता है जी विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, एक तो ये चीज है, और फिर एक था कि मल्टीपल वेज होते हैं। तो जो मल्टीपल वेज होते हैं उसके अंदर बार बार कैलकुलेशन करने की बजाय हमने कहा कि हम ये बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि मल्टीपल वेज से बच जाएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, यही काम हम लोग एक जगह पहले भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये मेरा फाइनेंस वाला जो रिवीजन सेशन था उसको देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जनाब हम लोगों ने बात की थी कि जो एन्युटी होती है वो एक्चुअली वो जो बार बार हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बार बार लगाना था, उस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बार बार लगाने के बजाय हमने एक ही दफा सबके ऊपर इकट्ठी एन्युटी का फार्मूला लगा दिया। तो ये जो एन्युटी का फार्मूला है ये एक्चुअली कोई एन्युटी को नई चीज नहीं है, ये पीरियोडिक पेमेंट थी जो हर एक पीरियड के बाद हो रही थी। तो हर एक पे अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाने के बजाय हमने एन्युटी का फार्मूला डिवाइस किया, जिससे हमारी तमाम कैलकुलेशंस का इफेक्ट एक ही चीज में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हम लोग यहाँ पे एंड लॉ लगा रहे थे, बार बार वेज बना रहे थे, उसकी बजाय हमने सिर्फ एक बाइनोमियल का फार्मूला लगा लिया और हमने ये कहा कि जनाब बाइनोमियल का सिंगल फार्मूला बना लें, जिसमें आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज, ये तो वही है कि सिंगल आउटकम की जो सिंगल सक्सेस सिनेरियो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है,
और ये जो था इसने हमें बता दिया कि टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर रिक्वायर्ड आउटकम, राइट। अच्छा, अगर तो विद रिप्लेसमेंट आपकी सैम्पलिंग हो रही होगी तो जब आप उसको शॉर्टकट लगा रहे होंगे तो आप बायनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आपकी कैलकुलेशन हो रही होगी तो आप हाइपर ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो आप हाइपर ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगा रहे होंगे डेफिनेटली उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, हम उसको भी इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल एक्सट्रैक्ट करके दिखाना या समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग ये बात करें कि बायनोमियल इज नॉट समथिंग न्यू, बायनोमियल सेम ही है। और ये एक्चुअली जैसे हमने फाइनेंस के अंदर देखा था कि एन्युटी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने की बजाय एक ही दफा अप्लाई करने के लिए एन्युटी निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये जो एंड लॉ है इसको बार बार अप्लाई करने की बजाय डिफरेंट मल्टीपल वेज निकालने की बजाय हम लोग बायनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो विद रिप्लेसमेंट हो रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, राइट। मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है ना वो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिए। सर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा। जी ये मैंने बात पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी कि जब क्वेश्चन में ना बताया गया हो और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन अराइज हो तो फिर आपने इसको विदाउट रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करना है। अब देखें अगर आप डाइस कॉइन टॉस करें और उसने नहीं बताया हुआ कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो कॉइन में तो आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसे थोड़ी है कि आपने आपका हेड आया तो आपने हेड उतार के जेब में डाल लिया और आपने कहा जी बस ये तो आ गया मेरा, तो मैं रख लूंगा। इसी तरीके से डाइस में भी विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप डाइस रोल करते हैं आपका 6 आया तो आप 6 काट के जेब में नहीं रख लेते कि भाई बाकी लोग जो है ना वो बाकी 5 आउटकम से खेलें, 6 तो मेरा आ गया, इसके ऊपर तो मेरा नाम लिखा गया। विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल अराइज होता है उन कार्ड्स के अंदर जब आप कार्ड्स कर रहे हैं, या ये अराइज होता है जब आप आइटम्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, और अगर कुछ ना बताया गया हो तो हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट ट्रीट करते हैं और यस इसे हाइपर ज्योमेट्रिक ही लगेगा जब हम हाइपर ज्योमेट्रिक की बात करेंगे।